नमस्कार। डिकोड एग्जाम द्वारा संचालित यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 क्रैश कोर्स के भूगोल की कक्षा में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हम लोगों की छठी कक्षा होगी और आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। देखें, सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करने से पहले इसके परिचय के बारे में जान लें। तो परिचय यह है गंगा नदी का कि गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से जब निकलती हैं तो भिन्न नाम होता है, लेकिन जब ये देवप्रयाग में दो धाराएं आकर के मिलती हैं गंगा नदी की, तो यहाँ से एक भागीरथी और एक अलकनंदा के मिलने के उपरांत ये गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। और ये गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा एरिया झारखंड का और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए 2525 किलोमीटर यह लंबी नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के इधर से आने वाली नदी एक अन्य हिमालयी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा का पूरा एरिया इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र का है वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का इनका एरिया है। तो ये हम लोग जान लिए कि इनकी लंबाई कितनी है और इनका एरिया कितना है और ये किन किन प्रदेशों से होकर के बहती हैं। तो चूंकि हिमालयी नदी तंत्र को हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने नदी तंत्र के बारे में समझा था। तो अब चूंकि नदी तंत्र का अर्थ ही है कि एक मुख्य नदी होगी और कई सहायक नदियां आकर के उसके साथ मिलेंगी और इन सहायक नदियों के पूरे संजाल को हम नदी तंत्र के रूप में समझेंगे। और इन नदियों में पानी जितने बड़े क्षेत्र से आएगा उसे हम अपवाह क्षेत्र कहेंगे या जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। तो इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का इनका जल ग्रहण क्षेत्र है। और नदी तंत्र के रूप में जब हम लोग इनको देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि यहाँ से गंगोत्री से निकल करके जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनके साथ एक सहायक नदी यहाँ से रामगंगा। बड़ी चीज़ यह है कि इनकी धारा कैसी है। तो इनकी धारा यहाँ से निकलने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों में ये दक्षिण का एरिया है और पहाड़ों के बाद जब ये मैदानी इलाके में प्रवेश कर रही हैं तो इनका एरिया क्या हो जा रहा है, इनका जो प्रवाह स्वरूप है, इनकी जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व की हो जा रही है। यानी कि दक्षिण और फिर ये दक्षिण पूर्व, उसके बाद ये यहाँ से गंगा नदी पूर्व वाहिनी होती हैं। ये इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं। तो इनके साथ जो अन्य नदियां हैं जिनको सहायक नदी के रूप में हम जानते हैं वो इधर से रामगंगा, फिर यहाँ गोमती, फिर ये घाघरा, ये गंडक, कोसी और आगे आकर के यहाँ हम देखते हैं कि जब ये फरक्का बैराज के आगे पद्मा के रूप में ये बढ़ती हैं तो इधर से ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना नदी के रूप में प्रचलित हैं बांग्लादेश में, ये आकर के इनके साथ मिलती हैं। और इसके बाद ये दोनों नदियाँ इधर डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये तो हो गया कि जब इधर से इनकी पूर्व मुखी दिशा है तो इधर से आने वाली, पूर्व हम इधर मुँह करके हैं और इधर चल रहे हैं तो हमारे इस तरफ से आने वाली नदियों को हम बाएं तरफ की नदियां कहेंगे और इस तरफ से यानी कि इधर से आने वाली नदियों को जो हमारे राइट हैंड में है इसको हम दाहिने तरफ से कहेंगे। तो दाहिने तरफ से कई अन्य नदियां भी मिलती हैं जिसमें कि बंदर पूंछ से निकली हुई यमुना नदी, यहाँ से चंबल नदी जो अरावली से निकली हुई बनास नदी को भी अपने साथ लेती है और उसके बाद बेतवा नदी, फिर तमसा कुंड से निकली हुई विंध्याचल पहाड़ियों से निकली हुई टोंस नदी, फिर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई नदी सोन नदी और उसके बाद यह जो दामोदर नदी है ये आकर के फरक्का बैराज के बाद एक हुगली की धारा जो इधर बहती है तो यहाँ हुगली नदी और इसके बाद ये फरक्का बैराज के बाद यह गंगा नदी कई अन्य वितरकाओं में बट जाती है। तो कुल मिलाकर के परिचय में हम लोगों ने इतना जाना कि इनकी लंबाई कितनी है, इनका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है और
इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। ये हमारे क्लास का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि क्लास के समाप्ति तक हम लोगों के पास 2-3 चीजें होंगी, जिसमें पहली चीज तो ये है कि हमारी विषय को लेकर के समझ विकसित हो जाएगी, हम काफी बढ़िया से समझेंगे और एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। दूसरी बात यह होगी कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल होगा, और मैं चाहूंगा कि आपके पास यदि पेपर पेन हो तो आप मुख्य चीजों को नोट्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाद में चीजें आपको लिखित रूप में मिलेंगी, जो हम लोग समझेंगे वो आपको रिटन में मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि हम MCQ के माध्यम से पूरे क्लास का रिवीजन करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें से MCQ सर्च करेंगे और उस MCQ पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे आज की कक्षा में। तो ये हो गया हम लोगों का परिचय। अब चूंकि क्लास के मेन कोर्स में हम इंटर करें, इससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी तैयारियों को धार देने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में डिकोड एग्जाम के प्रयास क्या है वो आप जाने, और उसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो प्रयास यह है कि आने वाले एग्जाम की तैयारियों में आपकी जो धार है वो कुंद न हो, इसके लिए डिकोड एग्जाम ने टेस्ट सीरीज शुरू किया है, और यह एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है, जिसमें कुल मिलाकर के टोटल 25 टेस्ट हैं जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरे कहने पर आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि मैं कह रहा हूं, पहले आपको इसकी गुणवत्ता चेक करनी चाहिए कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी सहयोगी है, कितनी हेल्पफुल है। तो इसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए आप डेमो PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेमो PDF आप वहां जाकर के डाउनलोड करेंगे, फ्री डाउनलोड करेंगे, कोई चार्ज नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। उसको पढ़िए, गुणवत्ता चेक करिए, और गुणवत्ता चेक करने के बाद निश्चित रूप से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने का क्या तरीका है कि ज्वाइन PCS 2020 लिख करके आप हमें इस नंबर पर या इस नंबर पर हमें मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप करेंगे, और उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे और फिर हम आगे अपना प्रयास जारी रखेंगे, आगे अपना काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो परिचय में ही बात किया था, तो परिचय से 2 चीजें निकल करके अभी यहां जो हम लोग बात करेंगे तो परिचय के 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। परिचय के वो 2 बिंदु कौन कौन से थे? तो एक तो ये था कि गंगा की जो धारा है, जो गंगा का उद्भव होता है, तो ये देवप्रयाग में 2 धाराओं यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती हैं उसको हम लोग देवप्रयाग के रूप में जानते हैं, यहां से गंगा का उद्गम होता है। दूसरी बात यह थी कि यहां से जब ये ऊपर हम लोग देखते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाके में हम देखते हैं, तो गंगा की जो प्रवाह की दिशा है वो दक्षिण में है, ठीक। और जैसे ही गंगा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, यानी ऋषिकेश के बाद ये आगे बढ़ती है, तो यहां से दक्षिण पूर्व होता है, और हरिद्वार के बाद इनकी यात्रा पूर्व की तरफ, ये जगह जो है ये हरिद्वार कहलाएगा। यहां से इनकी यात्रा पूर्व होती है। लेकिन जब हम लोग ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश के आगे इनकी जो दिशा है वो क्या है? दक्षिण पूर्व है। एक तीखा मोड़ बनाते हुए इस तरह से दक्षिण पूर्व इनकी दिशा होती है। तो ये 2 चीजें हैं। तो अब पहली बात तो ये हम लोग जान लें कि इनका उद्गम कहां से हुआ। तो उत्तराखंड हिमालय की हम बात करेंगे। उत्तराखंड हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से, या गोमुख भी हम लोग कर सकते हैं इनको, गंगोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये भागीरथी नदी का उद्गम होता है कहां से? तो ये उत्तराखंड हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो इधर दक्षिण दिशा से एक नदी आती है जिसका नाम है भिलंगना। ये भिलंगना नदी आकर के किसके साथ मिलती है? ये भिलंगना नदी का संगम होता है भागीरथी नदी का, और यहीं पर एक बांध है जिसका नाम है स्वामी राम तीर्थ बांध।
या टिहरी बांध, स्वामी राम तीर्थ बांध या टिहरी बांध इसको हम बोलते हैं। कहाँ? जहाँ भागीरथी और भिलंगना मिलती है। इसके बाद भागीरथी की यात्रा आगे बढ़ती है और यहाँ यह भागीरथी पहुँचती है देवप्रयाग में। अब बात करते हैं कि भागीरथी के साथ देवप्रयाग में जो नदी आकर के मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा को अब हम लोग देख लें थोड़ा सा कि अलकनंदा की स्थिति क्या है। तो अलकनंदा यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा दो धाराओं के मिलने से ये दोनों धाराएं आकर के मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, ये विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा आकर के मिलती हैं। ये उद्गम क्षेत्र का दक्षिण वाहिनी एरिया अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। और इनके मिलने से अलकनंदा नदी की एक धारा आगे बढ़ती है और एक धारा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के साथ इस जगह पर एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। और ये नदी नंदाकिनी नदी जिस जगह पर अलकनंदा के साथ मिलती है इसको हम लोग नंद प्रयाग के रूप में जानते हैं। यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। इसके थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से पिंडर नदी आकर के इसमें मिलती है, पिंडर नदी। और ये जगह है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अलकनंदा आगे आती है, ये जगह रुद्रप्रयाग कहलाता है। अब जो है ये रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है यहाँ देवप्रयाग में। अब भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आकर के एक धारा बनती है जिसको हम लोग गंगा के रूप में जानते हैं। इनको हम लोग गंगा के रूप में जानते हैं। अब गंगा के बाद यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कि गंगा देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश पहुँचती है अपने दक्षिण दिशा में ही। और ऋषिकेश के बाद गंगा की जो दिशा है वो दिशा किस रूप में हो जाती है? तो दक्षिण पूर्व होती है। और यहाँ से ये हरिद्वार में आकर के मैदानी इलाकों में उतरती हैं और यहाँ से इनकी दिशा पूर्व दिशा में हो जाती है। तो ये दोनों चीज हम लोग समझ लिए कि जो दोनों पॉइंट थे हमारे इंट्रोडक्शन में। अब इंट्रोडक्शन का तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि अलकनंदा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन राज्यों से होकर के गुजरती हैं और इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो किस राज्य से किस राज्य में कितनी दूरी तक का इनका अपवाह है, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर इनका अपवाह तंत्र है, अपवाह है। देखिए कभी कभी होता यह है कि कहीं कहीं आपको कई किताबों में बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी को हम लोग देखते हैं तो उसमें 110 किलोमीटर ही लिखा हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि गंगा का बहाव जो उत्तराखंड में है उसको 110 किलोमीटर ही माना जाए। इसलिए माना जाए क्योंकि मुझे लगता है कि गंगा नदी जो है देवप्रयाग के बाद ये गंगा होती है, इसके पहले तो ये भागीरथी और अलकनंदा है। तो कहीं न कहीं गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र माना जाता है 110 किलोमीटर, उसके पीछे यही लॉजिक हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कई किताबों में कन्फ्यूजन की वजह से यह कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। और एनसीईआरटी जब 110 किलोमीटर कहती है तो इस तथ्य को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं यही अवधारणा इसके पीछे रही होगी, यही संकल्पना इसके पीछे रही होगी। तो एनसीईआरटी इसको कहती है 110 किलोमीटर। सबसे लंबी दूरी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर की दूरी है, झारखंड में 40 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। परिचय से ही हम लोगों ने ये जाना था कि भारत में कुल जलग्रहण क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का इनका है। यानी कि उद्गम से लेकर के संगम तक के बीच का जो एरिया है वो 8.6 किलोमीटर 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का जलग्रहण इनका है, मैया गंगा का। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए
तो यहीं पर हम चाहेंगे कि गंगा की सहायक नदियों का एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। तो गंगा की सहायक नदियों का ट्रिक बड़ा आसान है, और वो ट्रिक यह है कि यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। य से यमुना, स से सोन, द से दामोदर, को से कोसी, रा से रामगंगा, म से महानंदा, श से शारदा, और क से करनाली या घाघरा, और गण से गंडक। ये आपको ट्रिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चूंकि यहां से दक्षिण वाहिनी गंगा को हमने पढ़ लिया, तो अब इंट्रोडक्शन में ही जो हम लोगों ने बात किया था इनकी सहायक नदियों के बारे में, तो अब हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से अब यहाँ ये जो जगह है ये देवप्रयाग, यहाँ से गंगा का अवतरण हो जाता है। अब देवप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती है, और देवप्रयाग में कौन कौन सी 2 धाराएं आकर के मिल रही हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ये आगे बढ़ रही है देवप्रयाग। अब चूंकि इस चार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चार्ट में हम लोग सहायक नदियां और सहायक नदियों का उद्गम कहां से होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। दाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली सभी सहायक नदियों के साथ साथ उद्गम को भी हम लोग पढ़ेंगे, दोआब क्षेत्र को भी हम लोग पढ़ेंगे, और इन नदियों का संगम कहाँ होता है उसको भी पढ़ेंगे। तो बड़ा कंसंट्रेट होकर के आपको समझने की जरूरत है। तो अब ये पहली जगह हो गई जहां से कि ये 1 नंबर पॉइंट देकर के हम लोग लिखेंगे। इसके ऊपर जो प्रयाग थे, 4 प्रयाग, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद गंगा की यात्रा जब आगे बढ़ती है तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। और ये रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? तो गैरसेड़ पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से, गैरसेड से रामगंगा का उद्गम होता है। और ये रामगंगा आकर के कहाँ मिलती है इनके साथ? तो ये जो संगम होता है गंगा के साथ, यह जगह का नाम है कन्नौज। यानी कि अब कन्नौज में रामगंगा आकर के किसके साथ मिल गई? गंगा नदी के साथ। ठीक अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बाएं से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे। अब गंगा की यात्रा आगे बढ़ती है, गंगा की यात्रा आगे बढ़ती है। ये जगह है वाराणसी। यहां आकर के गंगा किसके साथ मिलती है? तो ये नदी है वरुणा नदी। वरुणा के साथ इनका संगम होता है कहां? वाराणसी में। ठीक, अब बाएं वाली ही नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। गंगा नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। यहां से सई नदी और पीलीभीत से निकलने वाली नदी गोमती नदी, इसको हम लोग गोमती नदी के रूप में जानते हैं। ये पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से ये गोमती नदी, और यहाँ से सई नदी का संगम, और ये अपनी सहायक नदियों के साथ यहाँ आकर के मिलती है। इस जगह का नाम है गाजीपुर। गाजीपुर के आसपास इनका संगम होता है। इसको हम लोग गाजीपुर के रूप में समझते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी बाएं तरफ की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां से मिलाम हिमनद से एक नदी और निकलती है, मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है शारदा। शारदा की एक सहायक नदी निकलती है घाघरा मापचा चुंग हिमानी से। मापचा चुंग हिमानी से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है घाघरा। ठीक, तो ये घाघरा नदी आकर के शारदा में मिलती है, और ये इसी शारदा में एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है राप्ती। और ये राप्ती कहां से निकलती है? तो ये रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। राप्ती रुकुमकोट नेपाल से यह निकलती है। अब ये जो जगह है, इस जगह का नाम है छपरा। यहां से ये घाघरा के रूप में आकर के इस जगह का नाम है छपरा। छपरा के निकट गंगा के साथ इनका संगम होता है। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है, बाएं तरफ की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है गंडक। और ये गंडक नदी कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां है? तो ये धौलागिरी से निकलती है गंडक नदी, और ये आकर के कहां मिलती है? इसमें हाजीपुर में
पटना से थोड़ा सा आगे हाजीपुर एक जगह है, वहां आकर के गंडक नदी मिलती है। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये नदी एक आकर के मिलती है, इसमें कोसी नदी। ये कोसी नदी कहाँ निकलती है? माउंट एवरेस्ट के गोसाई थान से अरुणा की एक 7 धाराओं में से एक धारा अरुणा के नाम से ये निकलती है और आगे आकर के कोसी के नाम से यह किसमें मिलती है? गंगा नदी में। और जहां इनका संगम होता है यह है भागलपुर। यह जगह है भागलपुर, यानी कि कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के गोसाई थान से निकलती है अरुणा की धारा के रूप में, और ये आकर के मिलती है इसमें गंगा में। और किस जगह पर मिलती है? भागलपुर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहां से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकली हुई एक नदी है महानंदा। ये महानंदा नदी जो है ये आकर के मिलती है किस जगह पर? तो महानंदा मालदा में आकर के इनके साथ संगम करती है। यहां तक हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे यह नदी फरक्का बैराज पार करती है और ऐसे हुगली नदी, और हुगली नदी में ही आगे आकर के दामोदर नदी मिलती है, और फरक्का बैराज के बाद यह नदी आगे बढ़ती है और पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के साथ आकर के इससे मिलती है। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि बाएं तरफ से जो नदियां हैं उनको हम लोग एक बार देख लें कि यहाँ भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग से आगे बढ़ने के बाद बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी रामगंगा, जो कि गैरसेड़ पहाड़ी पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, कन्नौज में आकर के मिलती है। वरुणा नदी वाराणसी में आकर के मिलती है। गोमती नदी जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है वो गाजीपुर में आकर के संगम करती है। और घाघरा नदी अपनी 3 मुख्य सहायक नदियों के साथ या 2 सहायक नदियों के साथ, जिसमें शारदा और राप्ती, शारदा मिलाम हिमनद से, घाघरा नदी मापचाचुंग हिमानी से, और राप्ती नदी रुकुमकोट यानी नेपाल से निकलती है और ये आकर के कहाँ मिलती है? छपरा में। इसके बाद धौलागिरी यानी धौलागिरी पहाड़ी से गंडक नदी निकलती है और ये गंडक नदी आकर के कहाँ मिलती है? इसमें गंडक नदी हाजीपुर में आकर के मिलती है। और ये आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोसी नदी की बात करेंगे जो माउंट एवरेस्ट के गोसाई थान से निकलती है और ये भागलपुर में इसके साथ संगम करती है। महानंदा मालदा में आकर के इसके साथ संगम करते हैं। यहां तक हम लोग समझ गए। तो अब दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों की बात कर लें तो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों में बंदर पूंछ हिमानी से निकलने वाली नदी, बंदर पूंछ या यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली एक मुख्य नदी यमुना नदी आकर के अपनी सहायक नदी हिंडन के साथ इनमें मिलती हैं और यह इस जगह को हम लोग जानते हैं प्रयागराज के रूप में। प्रयागराज के रूप में हम लोग इस जगह को जानते हैं। ठीक, अब इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली टोंस नदी जो तमसा कुंड से निकलती है ये आकर के मिलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, अब हम लोग दाहिने तरफ की नदियों की बात कर रहे हैं, अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी आकर के जिस जगह पे मिलती हैं, यह पटना से थोड़ा सा पहले ही इनका संगम होता है। हालांकि उस जगह को हम लोग पटना के ही रूप में जानते हैं, पटना रीजन में ही आता है। ये पटना में आकर के सोन नदी इनके साथ मिलती है। इसी तरह से हुगली नदी एक धारा के रूप में फरक्का बैराज के आगे एक धारा के रूप में बहती है। तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा कि गंगा का उद्गम यहां से लेकर के फरक्का बैराज संगम तक इसके कई विभिन्न सहायक नदियां हैं और कई सारी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ आकर के गंगा में मिल रही हैं। अब यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब हम पूरे गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तो इसमें 2 चीजें और निकल करके, एक तो हमने देखा कि यहाँ जब भिलंगना नदी आकर के भागीरथी से मिल रही है तो ये टिहरी बांध भागीरथी नदी पर और दूसरा गंगा नदी पर यह फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के विषय में हमको यह जानना होगा कि 1853 में आर्थर कॉटन ने सबसे पहले इसकी बात की थी। तो फरक्का बैराज के संदर्भ में 2 बातें हमें याद रखनी है, 1853 और आर्थर कॉटन। तो
अब चूंकि यह जिस बिंदु से हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये कि गंगा नदी पर केवल 2 बैराज हमें देखने को मिलते हैं, एक तो भागीरथी पर टिहरी बांध और दूसरा गंगा नदी पर फरक्का बांध। इसका मतलब यह है कि इस पर कई और परियोजनाएं भी होंगी। नदी तंत्र है तो जैसे हम लोगों ने इनकी दूरी, जलग्रहण क्षेत्र, सहायक नदियां और उद्गम स्थल को देखा, तो उसी तरीके से हमारे लिए यह भी जरूरी है कि इसके साथ साथ अन्य परियोजनाओं को भी देखें जो इनकी सहायक नदियों पर बनी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें एक कंप्लीट नोट्स चाहिए रिटन फॉर्मेट में, जो ये समझने के बाद हम लोग उसको ऑब्जेक्टिवली नोट कर लें। तो हम लोग उसको नोट करेंगे, लेकिन अब ये हम लोग जान लें कि ये तो अभी तक हम लोग नदियों की बात किए कि कौन कौन सी नदियां थीं जो इसके अपवाह तंत्र में सहयोगी होती हैं। अब हमारे लिए प्रश्न ये है जो हम लोग परिचय में ही डिस्कस किए थे कि इनका अपवाह क्षेत्र बड़ा लंबा है और कितना विस्तृत है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। और चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी के साथ तो आगे इनका संगम हो जाता है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला एक जल विभाजक के रूप में इसकी एक अन्य, यानी कि हिमालयी नदी तंत्र के एक अन्य नदी तंत्र के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो यहां से यदि अरावली पर्वत श्रृंखला को जल विभाजक के रूप में हम निकाल दें तो इधर सिंधु नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र और इधर से आकर के इसमें ये मिल रही है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है और ये कितना विस्तृत है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसको मैदानों में भी बांटा गया होगा, दोआब में बांटा गया होगा। उस दोआब का नाम क्या है और कौन सा दोआब किन किन नदियों के बीच स्थित है? दोआब की परिभाषा ही यह कहती है 2 नदियों के बीच का भूभाग या 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो अब सबसे पहले इस दोआब की चर्चा कर ली जाए। तो देखें कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो दोआब है, इसे, इस क्षेत्र को गंगा और यमुना का दोआब हम लोग कहते हैं। इसका जो नाम है वो गंगा और यमुना का दोआब इसको कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि गंगा नदी और गोमती नदी के बीच का ये दोआब, आप लोग नंबर नोट करते चलें। 1 नंबर गंगा और यमुना नदी का दोआब, दूसरा गंगा और ये गोमती नदी के बीच का जो एरिया है इसे रोहेल खंड का मैदान कहा जाता है। रोहेल खंड का मैदान। ठीक, तीसरा जो एरिया है गोमती नदी, ये रामगंगा और गोमती के बाद तीसरा आता है कि ये गोमती नदी और किसके बीच में, घाघरा नदी के बीच में, ये तीसरा एरिया आता है। तो गोमती नदी ये है और घाघरा नदी ये, इसको हम लोग अवध के मैदान के रूप में जानते हैं। इसको अवध का मैदान कहा जाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लें। अब चौथी बात आती है कि यहां से घाघरा नदी और ये गंडक नदी के बीच का जो एरिया है इसको किस नाम से हम जानते हैं? तो घाघरा और गंडक के बीच का जो एरिया, इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, इस नाम से हम लोग जानते हैं। अब गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच का जो एरिया है, गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच का जो एरिया, इसको सारण के मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। सारण का मैदान, यह सारण का मैदान कहा जाता है। अब बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच का जो एरिया है, 6वां नंबर इसको हम लोग देंगे। तो इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसको मिथिला का मैदान कहा जाता है। आप लोग ये याद रखेंगे, जैसे सहायक नदियों के बारे में, संगम के बारे में हम लोगों ने याद रखा था, तो ऐसे ही इसके बारे में, इन मैदानी क्षेत्र के बारे में भी हम लोग इसको याद रखेंगे कि ये दोआब किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब कोसी और महानंदा के बीच का जो एरिया है, ये 7वां भाग, इसको हम लोग पश्चिम बंगाल का मैदान कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग समझेंगे कैसे, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो उसको हम लोग लिखेंगे, इतनी सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि नदी कौन सी है, उद्गम कौन सा है, इसका संगम कौन सा है, सहायक नदी कौन कौन सी है, नगर इस पर कौन कौन से हैं, और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अब इस नोट्स के रूप में हम लोग जान ले। तो गंगा नदी केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गोमुख से इनका उद्गम होता है, ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ बंगाल के खाड़ी में संगम होता है। सहायक नदियों की हम लोग बात करेंगे, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। नगर कौन कौन से हैं, तो हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना और कोलकाता। परियोजना कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे कि टिहरी बांध गंगा नदी पर नहीं है, ये भागीरथी नदी पर है, और फरक्का बांध गंगा नदी पर है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरी नदी कौन सी है, हिमालयी नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी तो यमुना नदी, जो बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं, और इलाहाबाद में गंगा नदी में इनका संगम होता है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडन यमुना की सहायक नदी हैं। पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में, यमुनानगर दिल्ली उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, मथुरा, आगरा, हमीरपुर और प्रयागराज इनका अपवाह क्षेत्र है, अपवाहित होती हैं। और लखबर ब्यासी बांध, तेजबाल बैराज, वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज यमुना नदी की परियोजनाएं हैं, यमुना नदी पर बनी हुई परियोजनाएं हैं। दूसरी इनकी नदी कौन सी है गंगा नदी की, रामगंगा, नैनीताल के निकट गैरसेठ, पौड़ी, गढ़वाल की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है, और कन्नौज के निकट गंगा नदी में इनके साथ संगम होता है रामगंगा का। और इसकी एक सहायक नदी है कोह नदी, और कालागढ़ बांध इनकी परियोजना है। आगे हम लोग देखेंगे गोमती नदी, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में इनका संगम होता है। सहायक नदी कौन कौन सी है, सई, जोमकई, बरना, गच्छई और चूहा गोमती की सहायक नदी है। लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर क्या है, इसके किनारे पर बसे हुए शहर हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा घाघरा या सरयू नदी की हम लोग बात करेंगे। तो नेपाल के मापचाचुंग हिमानी से ये निकलती है, छपरा बिहार के पास गंगा में इनका संगम होता है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इनकी सहायक नदियां हैं, और अयोध्या, फैजाबाद और बलिया नगर बसे हुए हैं, परियोजना कोई नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि शारदा नदी जो मिलाम हिमनद या मिलाप हिमनद हिमालय से निकलती हैं, बहराम घाट बाराबंकी उत्तर प्रदेश के निकट घाघरा में इनका संगम होता है। धैर्याल, लिसार, सरयू और चौका इनकी सहायक नदियां हैं। नगर और परियोजना इस पर कोई नहीं है। गंडक नदी धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है, और सोनपुर बिहार में गंगा के साथ इनका संगम होता है। काली गंडक और त्रिशूली गंगा इनकी सहायक नदियां हैं। पटना शहर नगर है, और त्रिवेणी के पास बैराज बना हुआ है, ये परियोजना है गंडक नदी पर। राप्ती रुकुमकोट नेपाल से निकलती है, और बरहस के निकट घाघरा में इनका संगम होता है। और सहायक नदियां नहीं है। गोरखपुर एक प्रसिद्ध शहर है या प्रमुख नगर है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोसी माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाईथान प्रवाह 7 धारा में होती है, और मुख्य नाम है अरुणा या अरुण। और भागलपुर बिहार में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी के साथ इनका कोसी का संगम होता है। और सुनकेसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण और तामूर कोसी सहायक नदियां हैं। और माता टीला बांध जो है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बेतवा नदी की बात करेंगे। उद्गम क्या है, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन जनपद, मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतमाला से ये निकलती है। और हमीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना के पास यमुना में इनका संगम होता है। धसान बिना सहायक नदी है। सांची, ओरछा, हमीरपुर नगर है। माता टीलाबाद उत्तर प्रदेश, ये बेतवा नदी पर यह परियोजना है। केन नदी कैमूर पहाड़ी, सतना जनपद, मध्य प्रदेश से निकलती है। चिल्ला के निकट बांदा में ये यमुना नदी में इनका संगम होता है। नगर है बांदा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तमसा नदी कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड से निकलती है। इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में इनका संगम होता है। ऐसे ही सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी के रूप में भी हम जानते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी सोनभद्र से
ये निकलती है और पटना से पूर्व गंगा नदी में इनका संगम होता है। और सहायक नदियां हैं रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपत और कन्हार। डेहरी में जो सिंचाई बरास या बाण सागर बांध है, इस पर परियोजनाएं हैं। सोन नदी पर करमनाशा कैमूर श्रृंखला से निकलती है सरोदगढ़ से, यानी कि ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से करमनाशा नदी निकलती है और चौसा के निकट गंगा नदी में जाकर के इनका संगम होता है। पुनपुन नदी पठारी भाग मध्य प्रदेश से ये निकलती है। फतुहा बिहार में एक जगह का नाम है, पटना से थोड़ा सा आगे फतुहा, गंगा नदी में जाकर के यह मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पलामू से निकलती है झारखंड से और फुल्टा के पास हुगली नदी में इसका संगम होता है। सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, जमुनिया और नगर है धनबाद, दुर्गापुर। परियोजनाएं हैं पचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो बांध और मैथान। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा नदी में इनका संगम होता है। ये गंगा नदी के बारे में अब हम लोग स्पष्ट हो गए हैं। तो अब एक स्लाइड हमको ऐसी चाहिए जिसमें कि तीनों नदी, हिमालय नदी तंत्र के विषय में हमें एक सिंगल पेज में शॉर्ट नोट मिल जाए। वो ऐसे कि अब हम लोग थोड़ा सा नदी तंत्र की बात कर लें तो सिंधु नदी तंत्र भारत और पाकिस्तान, यानी उद्गम कहाँ से, कैलाश पर्वत, चेमायुंग, युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील से। 1930 में स्वामी प्रणवानंद ने इसके बारे में बताया था। अरब सागर में संगम है, भारत में प्रवेश इनका दमचौक से होता है और निकास चिल्लास से पाकिस्तान में यह प्रवेश करती है। कुल लंबाई 2880 किमी है और भारत में 1114 किलोमीटर कुल लंबाई है। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें इनका उद्गम से लेकर के संगम तक, तो जल ग्रहण क्षेत्र इनका है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का। लेकिन केवल भारत की यदि बात की जाएगी तो भारत में 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर इनका जल ग्रहण क्षेत्र है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट, जास्कर, गोमल। बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो पंचनद की नदियां मिठानकोट में आकर के मिलती हैं और जास्कर, सियांग, हुंजा, शिगार व गिलगिट बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो काबुल नदी स्वात नदी के साथ, अपनी सहायक नदी स्वात नदी के साथ स्वात घाटी बनाते हुए आगे आकर के अटक के पास मिलती है। और श्योक, कुर्रम, तोची, बिवोवा, संगर, गोमल दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। नगर कौन कौन से हैं? तो सखूर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान। और चूंकि यह लेह जिले से गुजरती है, लद्दाख क्षेत्र से, लद्दाख के लेह जिले से गुजरती है, जहां पर यह बुंजी नामक जगह पर एक सिंधु गार्ज का निर्माण, एक महाखड्ड का निर्माण करती है। आपको यह याद रखना होगा कि बेसिकली सिंधु नदी पर कोई परियोजना, प्रॉपर सिंधु नदी पर कोई परियोजना नहीं है। ठीक, अब गंगा के बारे में हम लोग जान ले, गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत में, गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ये संगम के पश्चात गंगा नदी की धारा के रूप में आगे बढ़ती है। उद्गम कहाँ से है? तो केदारनाथ की चोटी के उत्तर के गोमुख से। संगम कहाँ है? ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर और टोटल जल ग्रहण एरिया कितना है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का। सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो सब कुछ ठीक है। ठीक, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां अब हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पश्चिम में रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस और सोन नदी, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक, नगर कौन कौन से हैं? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, भागलपुर। बांध कौन कौन से हैं? तो जैसा कि हम लोग बात किए थे, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर और फरक्का बांध गंगा नदी पर, ये हम लोग समझ लिए। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में संगपो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश, असम में यह दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जानी जाती है। उद्गम कहाँ से है? चेमायुंगडुंग हिमानी के पास आंशिक ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है और मानसरोवर झील में या मरियनला दर्रे द्वारा इसका बेसिन पृथक होता है, अलग होता है। ग्वालंदो के निकट पद्मा में इसका संगम होता है। नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश के सदिया में दिहांग नाम से यह प्रवेश करती है। आगे दिबांग और लोहित के मिलने से यह ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक, धुबरी के पास यह आसाम में एक जगह है धुबरी के पास यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर इनका अपवाच लंबा है। इनकी जो सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, ससरी, धनसरी, संकोच, तिस्ता, कापिली और कामेंग, मानस वगैरह हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां दिबांग, लोहित, धनसरी, कापिली। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता और सुबनश्री, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। नगर की हम लोग बात करेंगे तो भारत में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, धुबरी और के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहां तक अब हम लोगों को निष्कर्ष समझ में आ गया हिमालयी नदी तंत्र का। तो अब अगली भूमिका हमारी जो है वो प्रश्नोत्तर की है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न यह है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? यूपी पीसीएस लोअर में ये 2002 में प्रश्न था कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भिलंगना, भागीरथी, मंदाकिनी। तो यहां पर हम लोगों को एक चीज यह समझनी होगी कि अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पर मिलती हैं यह तो देवप्रयाग कहलाता है, यह देवप्रयाग है। दूसरी बात, भागीरथी भिलंगना जहां मिलती हैं वहां तो टिहरी बांध है। ठीक, भागीरथी मंदाकिनी मिलती ही नहीं है क्योंकि मंदाकिनी जब भी मिलती है अलकनंदा में मिलती है और यही जगह रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक, धौली गंगा, विष्णु गंगा जहां मिलती है विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं नंद प्रयाग, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पिंडर नदी मिलती है कर्ण प्रयाग, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है वो जगह रुद्रप्रयाग होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी रामगंगा नहीं है क्योंकि रामगंगा कन्नौज के पास किसके साथ संगम करती है? गंगा के साथ। गंगा के साथ इनका संगम होता है और ये निकलती कहाँ से है? तो गैरसेड नामक जगह से, नैनीताल के निकट गैरसेड की पहाड़ियों से यानी पौड़ी गढ़वाल से ये इनका उद्गम होता है। गंगा नदी नवगम्य नहीं है। ठीक, अच्छी बात है। नदी के जल आयतन में अत्यधिक घटबढ़ होती है। तो ये बात तो सही है कि नदी के जल आयतन में अत्यधिक घटबढ़ होती है, लेकिन ये कथन सही नहीं है कि गंगा नदी नवगम्य नहीं है। गंगा नदी में नौ का संचालन तो होता है, तो गंगा नदी तो नवगम्य है ही। अब ये सही है कि नदी के जल आयतन में अत्यधिक घटबढ़ होती रहती है। तो इसमें कौन सा सही होगा आंसर? आप लोग भी साथ साथ चलें, हमारे आंसर देते हुए चलें। तो इसमें सही होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम यदि हम लोग देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में गंगा नदी तंत्र। तो जल विभाजक किसका हुआ? सिंधु और गंगा नदी का। और इसी अरावली पर्वतमाला से निकली हुई एक बनास नदी जो चंबल में आकर के मिलती है और चंबल आगे आकर के यमुना नदी के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। तो अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा नदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है उत्तराखंड पीसीएस 2006 से, ये 6 में यह प्रश्न था। तो अब देखिए यहां पर पूछ दिया है कि गोमुख से निकलती है कि गंगोत्री से निकलती है। बड़ा सटीक प्रश्न है। तो अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे कि ये गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन गंगा नदी बेसिकली जो निकलती है, गंगोत्री और गोमुख दोनों दिया है तो ये गोमुख से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती? बाएं किनारे पर नहीं मिलने वाली नदियां कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे पहले ही है, क्योंकि यमुना नदी गंगा नदी ऐसे है तो यमुना नदी यहाँ प्रयागराज में आकर के मिलती है। और ये जो है जब ऐसे हम लोग बढ़ेंगे तो ये
राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, अरे ये लेफ्ट होगा सॉरी, और ये राइट होगा। तो लेफ्ट में घाघरा भी आकर के मिलती है, गोमती भी आकर के मिलती है और कोसी भी मिलती है, लेकिन राइट हैंड से यमुना आकर के मिलती है। तो यहां उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? गंडक, कोसी, काली या तीस्ता? तो यहां पर काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से है? यूपीपीसीएस 1996 में यह प्रश्न पूछा था। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, ठीक। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बात क्या है कि गंगा चापाकार जो डेल्टा का निर्माण होता है, गोदावरी पंखाकार, कावेरी अंगुल्याकार और महानदी ज्वार नदमुख। तो बड़ी चीज यह है कि गंगा का जो डेल्टा है वो चापाकार है, गोदावरी का पंख के आकार का है और कावेरी का अंगुल्याकार है, लेकिन महानदी ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती। ज्वार नदमुख का निर्माण अधिकतर पश्चिम वाहिनी नदियां करती हैं, जबकि महानदी पूर्व में जाती है और यह डेल्टा बनाती है। अर्थात हमारा सही ऑप्शन यह है कि महानदी ज्वार नदमुख यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो जैसा कि सर्वविदित है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में करमनाशा नदी है जो सीमा विभाजन का काम करता है या सीमा रेखा का काम करता है। तो जहां भी करमनाशा नदी हमको दिखाई दे, जहां करमनाशा नदी दिखाई दे हमको आंख बंद करके वहां टिक करना चाहिए। तो यहां पर करमनाशा, गंडक, घाघरा ये नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है, करमनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? बीपीएससी 2006 और एमपीपीएससी 2008 में यह प्रश्न था। तो कोसी नदी को कोसी डायन कहा जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु ने भी इनको कोसी डायन कहा, और यह बड़ी कुख्यात नदी है। कुख्यात इस सिलसिले में कि ये अपना पथ परिवर्तित हमेशा करती रहती है, ये बड़ी गतिशील है, परिवर्तन हमेशा इनका होता रहता है। तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन में कोसी नदी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गंगा की नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो मैदान में तो यही एक नदी है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये रामगंगा पौड़ी गढ़वाल से, शारदा भी हिमानी से ही निकलती है। तो यहां पर गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से गोमती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो एकदम सीधा सा उत्तर इसका है कि उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस 2007 में यह प्रश्न था। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर नदी ये किसकी सहायक नदी मानी जाएगी? तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी मानी जाएगी, क्योंकि फरक्का बैराज के बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये दामोदर नदी आकर के यहाँ ये हुगली, गंगा की एक धारा जो हुगली नदी आकर के यहाँ मिलती है, और हुगली नदी में ही ये दामोदर नदी आकर के मिलती है। तो ये दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी मानी जाएगी। आंसर बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। आईएएस 1996 का यह प्रश्न था कि किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा और पेन गंगा, इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करें। ठीक, अब बात आती है कि किशन गंगा और गंगा, तो किशन गंगा सबसे उत्तर में होना चाहिए और गंगा जो है क्या होना चाहिए? तो अब चूंकि बेन गंगा और पेन गंगा के बारे में हम लोग जाने ना जाने, लेकिन यहां गंगा के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम की यदि बात की जाएगी तो उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किशन गंगा और गंगा का स्थान कहां आता है। तो किशन गंगा
कि जब हम लोग बात करेंगे तो किशन गंगा यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से जास्कर आकर के मिलती है और किशन गंगा इधर से आकर के मिल रही है, और इसके बाद गंगा नदी का ये उद्गम हो रहा है, यानी कि 1 नंबर ये पहले होगा और ये 2 नंबर बाद में होगा। तो 1 और 2 का सही क्रम कहाँ है, तो ये 2 ऑप्शन में हमें मिलता है। तो इसका मतलब सी और बी हमारा ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात हमारी जो आती है कि इसके बाद पेन गंगा का नाम है और उसके बाद बेन गंगा आती है, तो यानी कि किशन गंगा, गंगा, पेन गंगा और बेन गंगा, सही अनुक्रम इनका होगा 1, 2, 3 और 4। उत्तर से दक्षिण नदियों का ये सही क्रम होगा, तो हमारा आंसर ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है। आरओ 2013 में यह प्रश्न था कि गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी उदाहरण किसका है, पूर्ववर्ती अपवाह का गंगा नदी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है कि रुद्रप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। तो अब यहां पर एक बात हम लोग करेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ आकर के मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में। अब उत्तर हम लोग देख लें कि डी का 1 हमको कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बाद जहां जहां हमको मिलेगा बाकी ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। तो डी का 1 हमें 2 जगहों पर मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा खत्म हो जाता है। प्रश्न से उत्तर ढूंढने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर एक चीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन स्थल है, प्रयाग है। तो बी का चौथा हमको कहां कहां मिल रहा है, तो बी का 4th नंबर केवल एक जगह मिल रहा है और वो है ऑप्शन बी। ठीक, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, यहां हमको कॉन्फिडेंस है। अगला हम देख लें कि कर्णप्रयाग, इसके बाद हमारा कर्णप्रयाग कहाँ किसके साथ सुमेलित कर रहा है, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी को सुमेलित कर रहा है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के मिलती हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड। ARO मेंस 2006 का यह प्रश्न था। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ, यमुनोत्री हिमानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। राजस्व निरीक्षक 2014 में यह प्रश्न था। तो सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है। तो यूपी PCS मेंस 2015 का यह प्रश्न था, बेतवा नदी यमुना नदी से आकर के मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जैसा कि हम लोग चार्ट में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। इसका कारण है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। अब यहाँ जो कूट दिए गए हैं, यूपी PCS मेंस 2016 का यह प्रश्न है। ठीक, तो यूपी PCS मेंस 2015 के इस प्रश्न में यह जानना चाहता है कि यह तथ्य तो सही है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो इसका परिणाम यह है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, और क्वेश्चन मार्क लगा करके आप यह सोचिए कि हिमालयी नदी तंत्र तो वर्ष पर्यंत प्रवाहित होती रहती है, इसमें एक निरंतरता रहती है पूरे वर्ष भर। तो ये कैसे संभव है कि यह असतत हो जाएगा या ये वर्षा पर निर्भर होगा। इसका मतलब कि ये गलत है। जब यह गलत है कि असतत वाहिनी नदी है, यानी कि यमुना नदी सतत वाहिनी नदी है, बराबर यह बहती है, तो मध्य वर्ष के दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष का जो अधिकांश समय में यमुना नदी मृत प्राय हो जाती है, तो इसका कारण कुछ और होगा, इसका कारण दूसरा होगा, लेकिन यह कारण तो नहीं होगा जो दिया गया कारण है। ठीक, अब एक तथ्य तो यह हो गया, लेकिन जैसे ही हम लोग
चीजों पर बात करेंगे तो अब दूसरी बात निकल करके आ रही है कि ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इस कारण पर यदि हमें कॉन्फिडेंस है और यह हम लोग जान रहे हैं कि हिमालयी नदी तंत्र का यह गुण नहीं है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही है, तो जब इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि यह हिमालयी नदी तंत्र का क्या है, गुण ही नहीं है, तो इसको हम कैसे मानेंगे कि ये तथा बी दोनों सही है, ये भी गलत है। अब हमारे मतलब की चीज आती है कि ए सही है परंतु बी गलत है। यहां तक ये सही है लेकिन ये गलत है। इसका कोई दूसरा कारण हो सकता है कि यमुना नदी क्यों मृत हो जाती है, ये दूसरा कारण है, लेकिन ये कारण नहीं है। अर्थात ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न था। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को हम लोग पद्मा के रूप में जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? एमपीपीसीएस 2016 का प्रश्न था। भांडेर, मैकाल, कैमूर और मुकुंदवाड़ा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करता है? सीधी सी बात है कि कैमूर पहाड़ी यमुना और सोन नदियों के बीच में जल विभाजन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। उत्तराखंड पीएससी 2016 का यह प्रश्न था। तो पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती की या शारदा नदी की। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि विष्णु गंगा और धौली गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिलते हैं यहाँ, तो इस विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद जो एक धारा चलती है, इस धारा को हम लोग अलकनंदा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? अलकनंदा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो क्या अलकनंदा होगा? ऐसा नहीं है, अलकनंदा के रूप में हम इसको जानते हैं। यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा के स्रोत की शुरुआत होती है। हालांकि कई जगहों पे हमें काली नदी के रूप में ये, लेकिन यहाँ बात अब हो रही है पूर्वी धौली गंगा की, यहाँ केवल धौली गंगा की बात नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम पूर्वी धौली गंगा, दोनों को स्पष्ट कर लीजिए, यहाँ ये धौली गंगा है, यही कंफ्यूजन होता है। यहाँ धौली गंगा और ये विष्णु गंगा, लेकिन इसमें तो पूर्वी धौली गंगा का नाम लिखा नहीं है। तो ये जो धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा का निर्माण करती हैं, लेकिन यदि इसी धौली गंगा के आगे हम पूर्वी धौली गंगा लिख दें तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? काली नदी की सहायक नदी हो जाएगी। यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा से और पूर्वी धौली गंगा काली नदी से। स्पष्ट हो गया? इस तरह से आज की कक्षा हम लोगों की समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।